मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क केसेस के बारे में। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन केसेस को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो जल्दी से ले आइए अपनी नोटबुक और पेन को और शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही इस वीडियो में डिस्कस किए जो भी केसेस है, अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। हमारी पहली कैटेगरी है प्रियम्बल। तो आप मुझे बताइए कि प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, या फिर क्या सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पर किसी भी लॉ को इनवैलिड या अल्ट्रा वायस डिक्लेयर किया जा सकता है? चलिए इन केसेस को जानते हैं। सबसे पहला केस है रे बेरूबरी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इसलिए प्रियम्बल के पास कोई सब्सटैंटिव पावर नहीं है। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस। देखिए इस केस में जो गोलकनाथ फैमिली है उनके पास 500 एकड़ जमीन थी, पर लैंड टेन्योर एक्ट पास होने के बाद ये कहा गया कि आपकी जो जमीन है उसमें से आप सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रख सकते हैं, बाकी सब आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस केस में लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी मिला गया है। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, और पार्लियामेंट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस। इस केस में भी राइट टू प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रोकने की बात की गई है। देखिए 1971-72 के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, जिस वजह से 9th शेड्यूल में 2 केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ऐड किया गया था। इस केस में उन अमेंडमेंट्स को ही चैलेंज किया गया था। इस केस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, पर अमेंडमेंट के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तीसरा, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, उसे स्पेसिफाई किया गया था कि कौन से फीचर बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई किया जाएंगे, जैसे जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी केस, जिसे इलेक्शन केस भी कहा जाता है। देखिए इस केस के जस्ट पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड ठहराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पर जब ये केस चल रहा था तभी पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया और इंसर्ट किया आर्टिकल 329A। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन के मामलों में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसे ही चैलेंज किया गया था इस केस में। तो इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस बेसिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू का रहना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 329A को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी अमेंडमेंट इन 3 चीजों को हटा नहीं सकता। फाइनली आता है मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में प्रियम्बल को यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट 3 सुप्रीम है या पार्ट 4 सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस केस में 42nd अमेंडमेंट, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, इसे हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्मली ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। सेकेंड कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डिस्कस किए गए हैं। चलिए इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13 के साथ। देखिए आर्टिकल 13 ये बात करता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट की वॉयलेटिव हो, मतलब अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो भी केस लॉज है वो 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला जुडिशियल रिव्यू की अप्रोच के बारे में, और दूसरा आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स है उनके बारे में। चलिए जानते हैं।
सबसे पहले है मार्बरी वर्सेस मैडिसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसी केस से जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था, यहीं से जुडिशियल रिव्यू एस्टैब्लिश हुआ था। इस केस में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यूएस की जो कोर्ट्स है उनके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव एक्शन पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब इंडिया में मार्बरी वर्सेस मैडिसन के जजमेंट की जगह ली है एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने। इस केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास, इन दोनों ही कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर आई है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन को जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दो आर्टिकल्स के थ्रू जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी अमेंडमेंट ये पावर कर्टेल नहीं कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स के बारे में। तो ये जो दो केस है, एक की गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये दो केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे अगर दाल और चावल के दाने मिक्सअप हो जाएं तो आप उन्हें अलग कर सकते हैं। यही बात की गई है इन दोनों केसेस में। ये कहा गया है कि अगर कोई एक्ट है इसमें से थोड़ा पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बाकी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटा देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को जैसे का तैसा रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का केस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करता है। इस केस में कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिटीजन्स के साथ साथ नॉन सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल होगा। तीसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का। इस डॉक्ट्रिन का नाम आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर, अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंदर, इन सारे टॉपिक्स में भी इस डॉक्ट्रिन का मेंशन मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब होता है कि अपने राइट्स को वेव ऑफ कर देना। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिनका वेवर अलाउड है, पर बशेश्वरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में ये कहा गया कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का कंसेप्ट शुरू होता है आर्टिकल 14 से। इस आर्टिकल में इक्वालिटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन सिटीजन, स्टेट के सामने दोनों ही इक्वल है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो अनइक्वल स्टेटस में हैं या वो लोग जो वल्नरेबल पोजीशन में हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें क्या प्रोटेक्शन अफोर्ड करवाना चाहिए। तो चलिए इक्वालिटी पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मानिए कि आप किसी स्कूल के टीचर हैं और दो बच्चे हैं और आपने इन दोनों को ही डिफरेंट क्वेश्चन पेपर दिया। अगर दोनों को अलग क्वेश्चन पेपर देने के पीछे कोई रीजन नहीं था, ऐसे ही आपने उन दोनों को अलग कर दिया, तो उसे अनइक्वल ट्रीटमेंट माना जाएगा। पर अगर एक बच्चा 5th क्लास का है और एक 10th क्लास का है, तो अगर उनकी एज की वजह से या उनकी इंटेलिजेंस की वजह से आपने उन दोनों को अलग किया है तो उसे रीजनेबल माना जाएगा। इसे कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने दोनों बच्चों को अलग तो कर दिया, पर दोनों को ही सेम मैथ्स पेपर दे दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। तो यहाँ पर मैं रैशनल नेक्सस की बात कर रही हूँ। मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करके आपने दोनों बच्चों को अलग किया। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही देखना कि दोनों बच्चे अपने क्लास का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए, उसे पास कर पाए। तो आप दोनों को उनकी क्लास का क्वेश्चन पेपर देंगे। इसे कहते हैं रैशनल नेक्सस। मतलब जिस वजह से आपने उन दोनों को अलग किया है और जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना हो, दोनों के बीच में कोई लिंक हो। अब देखते हैं इन केसेस को। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वाला जो प्रिंसिपल आया था उसे कहते हैं ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। ये प्रोपाउंड हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस से। और जो दूसरा प्रिंसिपल है रैशनल नेक्सस का, वो आया था अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से। तो इस केस को एट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी से, वहीं इस केस को एट्रीब्यूट किया जाता है नेक्सस टेस्ट से। इसके बाद आया था EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस से हमें मिला था न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, जो हम अभी भी फॉलो अप करते हैं। देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्ररी होता है तो हमें मान लेंगे कि वो इक्वालिटी से अपोज्ड है। इस केस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया था, वो ये कि इक्वालिटी एक डायनेमिक कंसेप्ट है और इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस पक्के दुश्मन है। हमारा फाइनल केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का।
इसी केस से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें 5 ग्राउंड्स देता है और ये कहता है कि इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, वो गलत होगा। पर साथ ही आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा कोई और रैशनल रीजन है, कोई और वैलिड रीजन है और उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो वैलिड होगा। चलिए आर्टिकल 15 के इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। तो डोमिसाइल कोटा तो आप समझते ही होंगे कि वो क्या होता है। ये बात की गई थी डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। इस केस में कहा गया कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक वैलिड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन करने का, और अगर कोई कॉलेज वहीं के रहने वाले बच्चों से कम फीस ले और बाहर से आने वाले बच्चों से थोड़ी ज्यादा फीस ले तो वो वैलिड होगा। इसके बाद ये जो 3 केसेस है, ये 3 केसेस आर्टिकल 15 को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले है चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसी केस के वजह से आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड हुआ और इसी क्लॉज से स्टेट को ये पावर मिलती है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। इसके बाद है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में जो कहा गया था उसे हम 4 सिंपल पॉइंट में सम अप करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50% की सीलिंग लिमिट होगी और 50% एक्सीड नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, सोशल बैकवर्डनेस और बाकी चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तीसरा इन्होंने कहा कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनवैलिड है, ये आप नहीं कर सकते। और चौथा इन्होंने कहा कि 16 क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू 16 क्लॉज 1। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में जो भी कहा गया था मैक्सिमम चीजों को आगे के केसेस ने ओवररूल किया। लास्ट है टी देवदासन केस। इस केस ने कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड कहा था। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है कि मानिए कि किसी कॉलेज में 10 सीट को लेके एडमिशन चल रहा है, 5 जनरल कैटेगरी के लिए और 5 रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इन 5 रिजर्व कैटेगरी की सीट्स में सिर्फ 2 फिलअप होती हैं, 3 बच जाती हैं। तो इन 3 सीट्स का आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर एडअप करने की सोचेंगे। पर अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे तो रिजर्वेशन कोटा बढ़ते जाएगा। वो मतलब अभी जो 50-50% है वो नेक्स्ट ईयर शायद ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस केस ने कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड कहा। आर्टिकल 15 के बाद आता है आर्टिकल 16 जो जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में 7 ग्राउंड्स के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 15 और 16 में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, वो किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो राइट्स है उन्हें कंपनसेटरी बेनिफिट्स भी कहा है। इन 3 केसेस को देखते हैं। सबसे पहले है NM थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा गया कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होता है वो वैलिड होता है। इसके बाद है अखिल भारतीय सोचित कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में टी देवदासन के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो वैलिड है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है वो सिर्फ एक गाइडलाइन है और अगर जरूरत पड़े तो 50% की लिमिट को एक्सीड किया जा सकता है। जैसे कि इस केस में रिजर्वेशन 64% तक पहुंच गया था और उसे वैलिड कहा गया था। इसके बाद आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में NM थॉमस के जजमेंट को ओवररूल करते हुए ये कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इनवैलिड है, प्रमोशन में रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते। पर इस जजमेंट के इफेक्ट को खत्म करते हुए 1995 में पास हुआ था 77th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 16 में ऐड हुआ क्लॉज 4A। इस क्लॉज 4A की वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन वैलिड है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इस आर्टिकल के मैंने सिर्फ ये 2 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस को हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। इस केस में क्या हुआ था कि जो पिटिशनर्स है वो क्रॉस रोड्स नाम का एक पेपर पब्लिश करते थे। ये पेपर गवर्नमेंट ऑफ मद्रास की जो भी स्कीम्स थे, जो भी एक्टिविटीज थी, उन्हें रिव्यू करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने क्या किया
कि पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड पर इस पेपर का अपने स्टेट में एंट्री और सर्कुलेशन पर ही बैन लगा दिया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी का राइट टू सर्कुलेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। उन्हें सर्कुलेशन का राइट मिला हुआ है, पर पब्लिक सेफ्टी नाम का कोई भी ग्राउंड 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे नहीं है, तो आप इनकी सर्कुलेशन और एंट्री पे बैन नहीं लगा सकते। इसी केस के बाद 19 क्लॉज 2 को अमेंड किया गया और पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 3 ग्राउंड्स 19 क्लॉज 2 में इंसर्ट किए गए। इसके बाद है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हुए ये कहा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो फ्री स्पीच की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो कमर्शियल एरिया, कमर्शियल स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हो, चाहे वो जो भी नेचर के हो, वो 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर नहीं होते हैं, वो कमर्शियल स्पीच मतलब ट्रेड एंड बिजनेस के एस्पेक्ट्स में कवर होते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 21 को, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इस एक आर्टिकल में स्पेशली बहुत सारे केसेस हैं, पर पहले इन 3 केसेस को देखते हैं और आर्टिकल 21 समझते हैं। सबसे पहला है ए.के. गोपालन केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो पिटिशनर्स हैं उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मतलब कोई एक्ट होने से पहले सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी को डिटेन करते हैं। तो इसी एक्ट को पिटिशनर्स ने आर्टिकल 19 और 21 के अंदर चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट इस केस में बहुत ही नैरो व्यू लेते हुए ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 और 21 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। आर्टिकल 19 बहुत ही स्पेसिफिक राइट्स और प्रोटेक्शन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 21 जनरल नेचर की प्रोटेक्शन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को भी वैलिड कहा, साथ ही साथ ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होने वाले वर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों ही डिफरेंट है और इन दोनों का सेम इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। ए.के. गोपालन केस को आर्टिकल 21 के नैरो इंटरप्रिटेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है एडीएम जबलपुर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स को जो बर्थ से फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते, मतलब आर्टिकल 21 भी एनफोर्स नहीं किए जा सकता। इसलिए आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स हैं जैसे हबीस कॉर्पस आप एनफोर्स नहीं कर सकते। इन 2 केसेस के बाद आती है रे ऑफ सनशाइन, मेनका गांधी केस। इस केस को आर्टिकल 21 के वाइडर इंटरप्रिटेशन के लिए जाना जाता है। तो इसके फैक्ट्स पे क्विकली जान लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि पासपोर्ट ऑफिस ने मेनका गांधी को ये कहा कि 7 दिन के अंदर आपको आपका पासपोर्ट जब्त करवाना है। मेनका गांधी ने उन्हें लेटर लिखा और पूछा कि आप रीजन असाइन कीजिए कि मुझे अपना पासपोर्ट क्यों जमा करवाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्हें ये लेटर लिखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के चलते हम आपको स्टेटमेंट ऑफ रीजन असाइन नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 के अंदर चैलेंज किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाइडर व्यू लेते हुए ये कहते हैं कि 14, 19 और 21 ये तीनों ही आर्टिकल्स इंटरलिंक्ड है और ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करता है, कर्टेल करता है, तो उस प्रोसीजर को, उस लॉ को 14 और 19 इन दोनों के टेस्ट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट और वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर रहेगा। मोर इम्पोर्टेंटली कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर है जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करता है, कर्टेल करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल रहे, मतलब आर्बिट्ररी या फैंसीफुल नहीं रहे, उसे रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। तो इन 2 केसेस को, मेनली ए.के. गोपालन केस को नैरो व्यू के लिए जाना जाता है, वहीं मेनका गांधी केस को वाइडर व्यू के लिए जाना जाता है। इन 3 केस के अलावा के.एस. पुट्टास्वामी केस भी है जो हम रीसेंट जजमेंट्स में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 21 के और कौन से लैंडमार्क केसेस हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस से आया था राइट टू एजुकेशन। हुसैनारा खातून केस से आया था राइट टू स्पीडी ट्रायल। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया था राइट टू प्राइवेसी। और ओल्गा टेलेस एंड अदर्स
वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस रिलेट करता है राइट टू लाइवलीहुड से। आर्टिकल 25 से लेके 28 में माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म की बात की गई है। इन दो केसेस को देखते हैं। पहला है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस पे डिस्कशन हम सेक्युलरिज्म के टॉपिक पे भी करेंगे, साथ ही साथ जब हम इमरजेंसी पे डिस्कशन करेंगे तभी से मेंशन करेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है दोनों ही डिफरेंट है। इंडिया में सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है और ऐसा कोई भी लॉ जो सेक्युलरिज्म को इन्फ्रिंज करना चाहे या उससे अमेंड करना चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दूसरा केस है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा गया था कि बैन ऑन काउ स्लॉटर इज नॉट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। काउ स्लॉटर पे बैन लगाना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ना ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि काउ स्लॉटर किसी भी रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है जुडिशरी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है आर्टिकल 124 में और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हुई है 217 में। और ये दोनों आर्टिकल्स क्या प्रोसीजर बताते हैं? 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, साथ ही साथ अदर जजेस एज ही डीम नेसेसरी। वहीं हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, साथ ही साथ उस स्टेट के चीफ जस्टिस को। अब इन दोनों आर्टिकल्स में कंसल्टेशन वर्ड का क्या मतलब है? इसके लिए हमारे पास 3 लैंडमार्क वर्डिक्ट्स है। पहला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 124 और 217 में जो कंसल्टेशन वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करे ही करे, उनसे सलाह ले ही ले, एंड इट ओनली मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो अल्टीमेट पावर होगी यूनियन गवर्नमेंट के पास, चीफ जस्टिस के पास नहीं। इस केस को फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ एक्ट किया था। इस केस के लगभग 11-12 साल बाद आया था सेकेंड जजेस केस। इस केस ने फर्स्ट जजेस केस को ओवररूल किया और कंसल्टेशन वर्ड का मीनिंग डिस्कस करते हुए ये कहा कि अगर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो चीफ जस्टिस के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इस 1993 के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से अपनी पावर वापस ले ली और ये कहा कि द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है थर्ड जजेस केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं होगा, कंसल्टेशन का मतलब होगा चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन। नेक्स्ट कैटेगरी है इमरजेंसी की। इमरजेंसी के टॉपिक में केसेस से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड उनके अमेंडमेंट्स। इन 2 केसेस को देखते हैं। सबसे पहले है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स के पहले 38, 39 और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इमरजेंसी की बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट के बाद तो हालात ऐसे हो गए थे कि अगर प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड है कि इस ग्राउंड की वजह से मुझे इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी चाहिए तो उस ग्राउंड का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन वाज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट सैटिस्फैक्शन, उसका कोई क्वेश्चनिंग, उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता था। पर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस ग्राउंड की बेसिस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रहे हैं उस ग्राउंड का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस ग्राउंड को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर वो ग्राउंड मैलिफाइड, एब्सर्ड या इररिलेवेंट निकलता है तो प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा और वो इमरजेंसी इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के पहले ही हुआ था राम जन्मभूमि केस, इसलिए इस केस में सेक्युलरिज्म को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, जिसे आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर। साथ ही साथ इमरजेंसी के इश्यू को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की, वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो पावर कंडीशनल
कंडीशनल है और इस कंडीशन का प्री रिक्विजिट ये है कि कोई रेलेवेंट ग्राउंड होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप इमरजेंसी प्रोक्लेम करना चाहते हैं। अगर ये ग्राउंड रेलेवेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन का कोई वैल्यू नहीं है और इमरजेंसी इनवैलिड रहेगी। तो इन दो केसेस के वजह से प्रेसिडेंट के सैटिस्फैक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अमेंडमेंट्स की, आर्टिकल 368। ध्यान रखिए कि जब भी आप अमेंडमेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं या उसके केसेस पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आर्टिकल 13 के केसेस भी पढ़िए, क्योंकि इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस उठे हैं। जैसे आर्टिकल 368 में ये क्वेश्चंस उठे थे कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट करने की, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, और अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है तो क्या उन अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। चलिए इन केसेस को देखते हैं और इनका आंसर्स पाते हैं। सबसे पहले है शंकरी प्रसाद केस, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था। इस अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31A और 31B इंसर्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट करने की, और वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी। यही जजमेंट फॉलो अप हुआ था सज्जन सिंह के केस में, जिसमें 17th अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है अमेंडमेंट करने की और वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। सेम अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था गोलकनाथ के केस में, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट दिया। उन्होंने इन दो केसेस को ओवररूल करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है, और पार्लियामेंट कभी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ के केस में कहा गया कि नहीं, पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं है। गोलकनाथ केस के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट लेके आती है 24th अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 13 में ऐड करती है क्लॉज 3। 13 क्लॉज 3 ये कहता है कि आर्टिकल 368 के थ्रू जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसी 24th अमेंडमेंट को, जिसके थ्रू 13 क्लॉज 3 ऐड हुआ था, चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। इस केस में गोलकनाथ के केस को ओवररूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास वाइड पावर्स है अमेंडमेंट करने के, पर वो पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, वो पावर्स लिमिटेड है, और पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उनको पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिछले कुछ साल के रीसेंट जजमेंट्स के बारे में, और जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।